जय हिंद। आज हम 10th क्लास के बायो का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका मतलब श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, तो श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, जिसका फिगर मैंने यहाँ पे बना दिया। ये तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, ये श्वसन तंत्र का ये फिगर बना हुआ है। इसको देखेंगे, एक एक चीज़ के बारे में समझेंगे। ठीक, सबसे पहले हम जानेंगे श्वसन क्या है। श्वसन, ठीक है, तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर के एक एक कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है, जहां पे कोशिका उनका उपयोग कोशिकीय ईंधन के रूप में करते हैं। पुनः उनका उपयोग करने के बाद बचे हुए कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन तंत्र के माध्यम से हमारे शरीर के फेफड़ा तक पहुंचाया जाता है और फेफड़ा के माध्यम से उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसको फिर बैक करके सुन सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या ऑक्सीजन में सिर्फ हम ऑक्सीजन ही लेते हैं? नहीं, ये नहीं है। सिर्फ ऑक्सीजन हम नहीं लेते हैं। ऑक्सीजन में बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है। तो हम देखते हैं ऑक्सीजन श्वसन में हम क्या करते हैं, यानी जब सांस लेते हैं, यानी ब्रेथ इन करते हैं, यानी प्रश्वास, तो उसमें क्या क्या हम लेते हैं यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है? 78% क्या करते हैं हम, नाइट्रोजन लेते हैं। 78% नाइट्रोजन। इस वातावरण में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78%। और ऑक्सीजन कितना है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। यानी वातावरण में सब यहाँ पे क्या है, गैसों का मात्रा है, और अन्य जो बच जाएगा वो अन्य गैसें हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अब यहाँ पे ये नाइट्रोजन 78%, ये जो है ये सांस ले रहे हैं। ये सांस का ले है, श्वास लेने पर श्वास, इसको लिख देते हैं प्रश्वास। क्या लिख देते हैं? इसको प्रश्वास लिख देते हैं, प्रश्वास। प्रश्वास का मतलब क्या होता है? सांस लेना। प्रश्वास का मतलब क्या? सांस अंदर लेना। जब अंदर लेंगे तो नाइट्रोजन कितना लेंगे? 78%। ऑक्सीजन कितना लेंगे? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेंगे? 0.03%। ठीक है, अब जब सांस यहाँ पे छोड़ेंगे, सांस यानी उच्छ्वास, सांस जब छोड़ेंगे तो 78% नाइट्रोजन को निकाल देंगे। यानी सांस जब छोड़ेंगे, ब्रेथ आउट करेंगे, तो नाइट्रोजन कितना निकलेगा? 78% निकल जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे लगभग 15 से 16% ऑक्सीजन निकल जाता है। कितना? 15 से लगभग 16% क्या होता है? ऑक्सीजन निकल जाता है। इसलिए हम पहले से तो पढ़ते हैं कि जब सांस छोड़ते हैं तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। सांस छोड़ते हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है? ऑक्सीजन में निकल जाता है, क्योंकि फेफड़ा जो मेरा होता है, लंग्स होता है, वो पूरा ऑक्सीजन को क्या करता है? ग्रहण नहीं कर पाता है। कुछ ऑक्सीजन क्या होता है इसमें पड़े रहते हैं, जो क्या होता है ब्रेथ आउट के वक्त, यानी जो ब्रेथ आउट का मतलब जो श्वास छोड़ते हैं उसके माध्यम से क्या होता है? निकल जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 4.4% का होता है, बाहर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलता है? 4.4% बाहर निकलता है। अब ये इसका मात्रा क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन हम लिए, तो ऑक्सीजन में क्या हुआ? हमारे कोशिका में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हुआ, और ऑक्सीकरण में क्या बना? वो ऑक्सीजन क्या किस में बदल गया? कार्बन डाइऑक्साइड में। इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा का, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा यहाँ पे बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन भी क्या होता है, जब श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो जब सांस छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगा। लेकिन याद रखेंगे कि सांस लेंगे तो नाइट्रोजन भी जाता है 78%, ऑक्सीजन भी जाता है 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जाता है।
ये नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन गैस बहुत भारी होता है, ऑक्सीजन गैस इतना भारी होता है कि हम इसको सही से नहीं ले पाएंगे। अगर ऑक्सीजन गैस हमारे लंग्स तक अगर पहुंचने लगा सिर्फ ऑक्सीजन, तो हमारा लंग्स बहुत जल्दी क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। इन ऑक्सीजन गैस भारी होता है जो इसको वहन नहीं कर पाएगा, पावर उसका नहीं होता, क्षमता नहीं है कि उतना भारी गैस को क्या करे, बर्दाश्त कर सके। ठीक है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे यानी नाइट्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यानी हमारे सांस लेने में यानी प्रश्वास में अंदर लेने में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। फिर से कहेंगे नाइट्रोजन कितना परसेंट, 78%, 78%, ऑक्सीजन कितना परसेंट लेते हैं, 21%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट लेते हैं, 0.03% लेते हैं। आज जब हम सांस छोड़ते हैं सांस, तो उसमें नाइट्रोजन को पूरा जितना लिया है उतना पूरा को छोड़ देते हैं। ठीक है, 78% इसको निकाल देते हैं। लेकिन ऑक्सीजन जो होता है 15 से 16% का होता है। फिर यहाँ पे ब्रेथ आउट में यानी जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, निकल जाता है। याद रखेंगे 15 से 16% ऑक्सीजन सांस छोड़ते वक्त निकल जाता है। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 4.4% बाहर हो जाता है, क्योंकि 0.03% से बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि ऑक्सीजन जो लिए हैं अब वो भी कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हुआ, टूट गया। जब हमारा कोशिका जब ऑक्सीकरण के रूप में वो क्या करेगा, कोशिकीय ईंधन के रूप में वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेगा, तो वो ऑक्सीजन क्या बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ जाएगा, उसका मात्रा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वहाँ से हमारा कोशिका से ब्लड में होते हुए हमारे क्या होगा, लंग्स में आएगा। और लंग्स क्या करेगा, लंग्स उसको डायफ्राम की मदद से क्या करेगा, डायफ्राम धक्का देगा और डायफ्राम की मदद से क्या करेगा, वो बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये हुआ मेरा श्वास लेने की घटना में कौन कौन सी गैस जाती है और श्वास छोड़ने में कौन कौन सी गैस निकलती है। इसको ध्यान से याद कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो देखेंगे हम सबसे पहले देखेंगे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य अंग कौन कौन सा है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हम देखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेरा मुख्य अंग क्या है, सबसे पहला है नासिका छिद्र। एक नंबर में क्या है, नासिका छिद्र, ये वाला नासिका छिद्र। हमारे बॉडी का ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला वाक्य क्या है, नासिका छिद्र, याद रहेगा। नंबर 1 नासिका छिद्र। नंबर 2 नासिका द्वार, इसमें द्वार होता है, यानी नासिका का रास्ता, जो अंदर तो रास्ता बना हुआ है ना, इसको नासिका द्वार कहते हैं। ठीक है, इसको नासिका द्वार कहेंगे, नासिका द्वार। उसके बाद आ जाता है लैरिक्स, यानी स्वर यंत्र। स्वर यंत्र का होता है, यहाँ पे स्वर यंत्र लगा रहता है जिसे हम बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, यानी स्वर यंत्र है। तो इस स्वर यंत्र यानी लैरिक्स, LARYNX, लैरिक्स, इसका प्रोनाउंसिएशन लैरिक्स ही होता है, तो इसको स्वर यंत्र बोलते हैं। उसके बाद होता है श्वास नलिका। श्वास नलिका इसका मतलब क्या, ट्रैकिया। श्वास नलिका का मतलब ट्रैकिया। ट्रैकिया का जिससे क्या होता है, हवा होते हुए हमारे फेफड़ा तक जाता है, जिसके बारे में यहाँ पूरा जानकारी इकट्ठा करेंगे, यहाँ पे इसका फिगर बना हुआ है। उसके बाद आता है मेरा फेफड़ा, यानी लंग्स, फेफड़ा। फेफड़ा को क्या बोलते हैं, फेफड़ा को फुफ्फुस बोलते हैं, फुफ्फुस। ठीक है, आगे जब चलेंगे तो फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी यानी हार्ट चैप्टर, यानी हार्ट में देखेंगे। तो अभी यहाँ पे जान जाएंगे, फेफड़ा को ही फुफ्फुस बोलते हैं, याद रहेगा ना। फेफड़ा का दूसरा नाम क्या, फुफ्फुस, इसको इंग्लिश में लंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रमुख अंग यहाँ पे लिखा गया है मुख्य रूप से, हालांकि इसका अंग तो बहुत होता है, लेकिन यहाँ पे प्रमुख अंग लिखा गया, जिसमें एक नंबर क्या है, नासिका छिद्र। ठीक है, नासिका छिद्र यहाँ पे, यानी नोस्ट्रिल्स। ठीक है, उसके बाद होता है नासिका द्वार। ठीक है, नेसल कैविटी। उसके बाद नासिका द्वार के बाद यहाँ पे स्वर यंत्र होता है। नासिका द्वार के बाद स्वर यंत्र यानी लैरिक्स होता है। उसके बाद मेरा क्या होता है, ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया। और ट्रैकिया के बाद क्या होता है, मेरा लंग्स होता है। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रमुख पार्ट है, प्रमुख भाग है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन यानी श्वसन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, श्वसन। श्वसन को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भाग में। यानी हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं और एक क्या करते हैं, सांस छोड़ते हैं। ठीक है, तो सांस जो लेते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रेथ इन। सांस लेने में क्या कहेंगे, ब्रेथ इन, BREATH, ब्रेथ इन। ब्रेथ इन का मतलब होता है सांस लेना। अब ब्रेथ आउट का मतलब क्या होता है, सांस छोड़ना। ब्रेथ इन का मतलब सांस लेना और ब्रेथ आउट का मतलब श्वास छोड़ना।
यानी इसका दूसरा नाम है ब्रेथ इन का इनहेलेशन। ब्रेथ इन का मतलब सांस लेना का दूसरा नाम क्या है? इनहेलेशन, ठीक है। और सांस छोड़ना का एक्सहेलेशन। इसको आराम से याद कर सकते। ब्रेथ इन का मतलब क्या होता है? अंदर लेना। ब्रेथ इन का मतलब अंदर लेना, तो ब्रेथ इन का मतलब श्वसन लेना। ब्रेथ आउट मैंने श्वसन क्या करना? बाहर करना, यानी श्वसन छोड़ना। आउट का मतलब होता है बाहर, यानी ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, सांस लेना सांस छोड़ना। इनहेलेशन, इनहेलेशन का मतलब क्या होगा? सांस लेना। इसको इन के जगह पर इन का मतलब होता है मैं, अभी बताएं यहाँ पे इन का मतलब मैं। इन का मतलब इनहेलेशन सांस लेना, एक्स का मतलब होता है यानी बाहर करना, यानी एक्सहेलेशन का मतलब क्या होगा? यानी सांस छोड़ना। एक्सहेलेशन का मतलब सांस छोड़ना। तो अब इसका हिंदी होता है, हिंदी बहुत टफ हो जाता है। हिंदी तो वैसा ही टफ, बहुत टफ सब्जेक्ट है। हिंदी लोग कहता है आसान है, लेकिन हिंदी अगर ओरिजिनल में कोई हिंदी अगर बोले तो बहुत मुश्किल से बोल पाएगा, क्योंकि हिंदी के वर्ड बहुत टफ हो जाते हैं और इंग्लिश आसान हो जाते हैं। इसलिए ब्रेथ इनहेलेशन का मतलब क्या होगा? सांस लेना। ब्रेथ आउट एक्सहेलेशन का मतलब क्या होता है? सांस छोड़ना। तो ब्रेथ इनहेलेशन का अगर हिंदी देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्वास हो जाता है। प्रश्वास, प्रश्वास का मतलब क्या होता है? श्वास लेना, प्रश्वास। या इसको होता है निश्वास। प्रश्वास कहेंगे या क्या कहेंगे? निश्वास कहेंगे। प्रश्वास या निश्वास, ठीक है। उच्छ्वास यानी सांस छोड़ना, उच्छ्वास या निश्वास, ठीक है। इसका मतलब होता है सांस छोड़ना, ठीक है। तो प्रश्वास, प्रश्वास का मतलब सांस लेना, उच्छ्वास का मतलब सांस छोड़ना, ठीक है। प्र माने पहले होता है, उच्च का मतलब बाद, अगर इन्हें छोड़ते हैं उसका उसके लिए ये होता है। वास दोनों में है, लेकिन प्र माने पहले सांस पहले लेना, उसके बाद उच्छ्वास का मतलब सांस छोड़ना। यहाँ पे निश्वास का मतलब होता है नी माने निश्वास का मतलब सांस लेना, और नी का मतलब होता है नहीं। सांस का होता है यहाँ पे, नी का मतलब जस्ट उसका अपोजिट सोच लेंगे, यानी निश्वास का मतलब होगा सांस छोड़ना। तो इसको रेस्पिरेटरी श्वसन में ये बहुत सब वर्ड मीनिंग का ये बहुत बड़ा खेल है। इसलिए वर्ड मीनिंग को दिमाग में रखेंगे। कुछ भी पूछ सकता है, ब्रेथ इन पूछ सकता है, या इनहेलेशन पूछ सकता है, या ब्रेथ आउट पूछ सकता है, या एक्सहेलेशन पूछ सकता है। हिंदी में इसको क्या पूछ सकता है? प्रश्वास पूछ सकता है, या निश्वास पूछ सकता है, या उच्छ्वास पूछ सकता है, या निश्वास पूछ सकता है। इसलिए इस सब का मीनिंग यानी ब्रेथ इन सांस लेना, इनहेलेशन सांस लेना, ठीक है। ब्रेथ आउट सांस छोड़ना, एक्सहेलेशन सांस छोड़ना, प्रश्वास या निश्वास सांस लेना, यहाँ पे उच्छ्वास या निश्वास सांस छोड़ना, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान से इसको याद कर लेंगे, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नॉर्मल यहाँ पे लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, साधारण लैंग्वेज है, ठीक है। अब देखते हैं हम, अब एक एक चीज़ का यहाँ पे हम डायग्राम जो बनाया है, डायग्राम में जो यहाँ पे सबका नाम है उसके बारे में हम देखते हैं कि किसका क्या क्या कार्य है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे मेरा नोज़ है, नोज़, यहाँ पे मेरा नोज़ है, ठीक है। नोज़ में हम देखते हैं कि 2 छिद्र होता है, हमारे नाक में 2 छिद्र होता है, ठीक है। नाक में 2 छिद्र, जो छिद्र जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं? उसको बोल देते हैं यहाँ पे देखो नासिका द्वार, इन नेसल कैविटी, यानी नेसल कैविटी। हमारे नाक में जो छिद्र है उसको नेसल कैविटी बोलते हैं, और हमारे जो नाक है उसको क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल बोलते हैं। नासिका छिद्र मैंने ये छिद्र जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसका अंदर जो द्वार है, अंदर जो रास्ता गया है उसको नेसल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो हम सांस लेते हैं क्या किससे? हम सांस अपने किससे लेते हैं? नाक से नहीं, ये गलत। सांस हम अपने लंग से लेते हैं, फेफड़ा से खींचते हैं, अपने फेफड़ा से खींचते हैं, ठीक है। हम नाक से नहीं खींचते हैं। नाक एक सिर्फ माध्यम है, लेकिन इसका प्रमुख श्वसन का प्रमुख अंग क्या है? श्वसन का प्रमुख अंग जान जाएंगे मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो मेरा लंग्स है, यानी फेफड़ा है, ठीक है। फेफड़ा कितने जोड़े में होते हैं? फेफड़ा 2 जोड़े में होते हैं। एक होता है यहाँ पे राइट लंग्स, यहाँ पे लेफ्ट लंग्स। यहाँ पे राइट लंग्स है, राइट लंग्स। हालांकि ये वाला चीज़ अगर देखने में देख रहे हैं ना, तो ये वाला हमको दिखाई दे रहा है, ये राइट का मतलब दाहिना होता है, ये दिखाई दे रहा है बायां, और ये दिखाई दे रहा है क्या? दायां। लेकिन इसको जब हम ऐसे हो जाएंगे, ऐसे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये राइट हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा राइट, और ये वाला राइट, और ये वाला लेफ्ट, यानी राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स।
इस पर उल्टा दिखाई देता है, लेकिन जब सीधे जब हम खड़ा हो जाएंगे और सामने से कोई देखेगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास 2 लंग्स होता है, यानी पेयर में होता है। लंग्स कितने में होता है? पेयर में, जोड़ा में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे नोज़ है। नोज़ का क्या काम है? नोज़ सिर्फ एक माध्यम है, श्वास लेने का एक छिद्र है और इसमें रास्ता है, सिर्फ एक ये माध्यम है। ठीक है, माउथ है। लेकिन जब सांस लेते हैं और मुंह से क्या होता है, खाना खाते हैं, तो दोनों का जो मिलने का स्थान है, यानी भोजन का और श्वास का, वो कहाँ पे है? ईपीग्लॉटिक्स पर है। हमारे बॉडी में हमारे स्वर यंत्र के ऊपर क्या लगा रहता है? ईपीग्लॉटिक्स लगा रहता है। इस स्वर यंत्र जो है ना, ये स्वर यंत्र, इसके ऊपर क्या लगा रहता है? ईपीग्लॉटिक्स। याद रहेगा, हमारे स्वर यंत्र के ऊपर ईपीग्लॉटिक्स। ईपीग्लॉटिक्स, ईपीग्लॉटिक्स का क्या काम है? ईपीग्लॉटिक्स ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के माने सिर्फ हम श्वास लेते हैं तो सिर्फ उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन भी होता है, अन्य गैसेज भी होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन किसे कहते, माने यहाँ पर देखेंगे तो ऑक्सीजन इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज, नहीं, इसलिए ऑक्सीजन में बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, उसमें नाइट्रोजन भी होता है, उसमें क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, और साथ साथ ऑक्सीजन तो है ही, और अन्य गैस भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ईपीग्लॉटिक्स है, यानी खाना खाते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं तो दोनों कहाँ पर पहुँचता है? ईपीग्लॉटिक्स पर पहुँचता है। तो ईपीग्लॉटिक्स पर दोनों साथ में पहुँचेगा। ठीक है, तो ईपीग्लॉटिक्स पर दोनों साथ में पहुँचेगा। लेकिन कभी कभी ये क्या होता है, अपना कार्य भूल जाता है। जब हम किसी चीज़ में खोए रहते हैं, सोचते रहते हैं, नहीं, तो ये क्या होता है, कभी कभी ब्रेन अपने आप बिजी हो जाता है और उसको ये याद नहीं पड़ता है, वो निर्देश नहीं दे पाता है कि ईपीग्लॉटिक्स को क्या काम करना है। ईपीग्लॉटिक्स का थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं, ईपीग्लॉटिक्स क्या है। ईपीग्लॉटिक्स जैसे यहाँ पे एक ये ऐसे हम फिगर बना रहे हैं, ठीक है, और एक यहाँ से ये आ जा रहा है, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फूड प्लस O2 दोनों साथ में आएगा। माने फूड तो माउथ से आएगा, फूड किससे आएगा? फूड तो मुंह से जाएगा, और ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? नाक से जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जाके कहाँ मिलेगा? ये दोनों जाके यहाँ पे मिल जाएगा, दोनों जाके एक जगह यहाँ मिलता है। ठीक है, यहाँ मिलता है जाके, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक सिस्टम लगा रहता है। यहाँ पे क्या लगा रहता है? एक सिस्टम लगा रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? ईपीग्लॉटिक्स बोलते हैं। यहाँ पे यानी भोजन जो होता है, भोजन को अगर इधर जाना, मानते हैं कि भोजन को इधर जाना है, ये है फूड वाला है, ये क्या वाला है? ऑक्सीजन वाला रास्ता है, ये वाला है। और यहाँ पे ईपीग्लॉटिक्स लगा हुआ है, ईपीग्लॉटिक्स लगा हुआ है। इसका मतलब ईपीग्लॉटिक्स क्या किया? अब इसका मतलब यहाँ पे जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, दोनों एक जगह है, तो ऑक्सीजन वाला रास्ता खोल देगा, जिसमें सिर्फ क्या जाएगा? सिर्फ ऑक्सीजन जाएगा। ऑक्सीजन वाला रास्ता क्या करेगा? खोल देगा, तो सिर्फ इसमें ऑक्सीजन जाएगा। और जब ऑक्सीजन ले लेगा, खाना अंदर जाना होगा, तो ऑक्सीजन वाला क्या करेगा? अब ये हो जाएगा इधर, अब ये जो है ना, अब इधर आके इसको बंद कर देगा, इसको बंद कर देगा, ये वाला देखेंगे, हाँ, ये वाला भाग को ना, ये वाला भाग को बंद कर देगा। तो ये वाला भाग बंद हो जाएगा, तो भोजन क्या होगा? भोजन इस रास्ते से क्या होगा? हमारे स्टमक तक जाएगा, और माने स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग इंटेस्टाइन बाद में जो पच के जो होता है रेक्टम से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ईपीग्लॉटिक्स का क्या काम है? ईपीग्लॉटिक्स का क्या काम है? यानी ऑक्सीजन को अलग रास्ता से पहुंचा देना, अब भोजन को अलग रास्ता से उसके स्टमक में पहुंचा देना। यानी ऑक्सीजन को फेफड़ा तक पहुंचा देना, अब भोजन को आमाशय तक पहुंचा देना। ईपीग्लॉटिक्स का यही काम है। ठीक है, तो ईपीग्लॉटिक्स बहुत अहम चीज़ है। अगर थोड़ा सा भी ये अपना कार्य सही से नहीं कर पाता है, तो हमको खाना खाते खाते क्या होता है? सड़क जाता है। नहीं, खाना खाते खाते क्या होगा? सड़क जाता है, क्योंकि ये अच्छा से काम नहीं कर पाता है। कभी कभी हो जाता है, सब किसी के साथ हो जाता है। तो ये अब क्या होगा? जैसे अगर मान लीजिए कि ये थोड़ा सा अगर अपना काम गड़बड़ किया, ये थोड़ा सा काम अपना गड़बड़ किया, अगर ये इधर घूम गया, आज जाना चाहिए क्या? इधर घूम गया, इसमें क्या जाना चाहिए? इसको क्या करते हैं, मान के चलते हैं, ये वाला जो है ऑक्सीजन वाला रास्ता है,
ई वाला बंद कर दिया, खाना खा रहे हैं, ई वाला क्या किया, मानते हैं कि बंद कर दिया, ठीक है। हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन जब ले रहे हैं तब क्या किए, ये बंद कर दिया, ठीक है। ऑक्सीजन जब ले रहे हैं तो ये बंद कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है एपिग्लोटिक्स का कि ये याद रखता है कि ऑक्सीजन को हमको कब पास कराना है और भोजन को कब पास कराना है, ठीक है। इसको बहुत याद रहता है, ठीक है, क्योंकि ये सब डीएनए आगे जब पढ़ेंगे, जेनेटिक्स पढ़ेंगे, अनुवांशिकता पढ़ेंगे, तो उसमें डीएनए आरएनए के बारे में चर्चा होगा, तो समझ में आएगा किस दिमाग जो है, माइंड जो है सबको सूचना देता है। और आगे चल के हम लोग ब्रेन में पढ़ेंगे, ब्रेन भी सूचना का जो ब्रेन जो होता है मेरा, ब्रेन के बाद तुमको स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड में 10% जो होता है स्पाइनल कॉर्ड में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, और 90% अपना ब्रेन अपने पास रखता है। तो आगे का काम है, ठीक है, अगला चैप्टर का है। तो यहाँ पर देखेंगे खूब ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर मान के चलो कि हम भोजन कर रहे हैं, ठीक है, भोजन कर रहे हैं। अब भोजन को जाना है स्टमक में, लेकिन ये बंद यहाँ से ही कर दिया है। अब मिस्टेक से ये भोजनवा को भेज दिया इसमें, तो अब क्या होगा, तुरंत सरकेगा, यहाँ पे तुरंत क्या होगा, सरकेगा, और ये क्या करेगा, तुरंत इसको बाहर करेगा। अगर बाहर नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, लंग्स में जाके इसका पार्टिकल फंस जाएंगे, और हमको फिर क्या होगा, सांस लेने में कठिनाई बढ़ जाएगा। इसलिए क्या करता है, तुरंत सरकता है, और इसके अंदर का जितना कुछ होता है सब बाहर कर देता है। जब तक ये थोड़ा सा हिचकी आता है, हिचकी जब तक बंद नहीं होता है, जब तक ये क्या होता है, पार्टिकल यानी भोजन के पार्टिकल कण इसमें फंसे हुए, यानी पूरा निकालिएगा तबे दम लेता है, ये ऐसा चीज़ है, ठीक है। तो एपिग्लोटिक्स का देख लिया ना कितना बड़ा काम है। तो एपिग्लोटिक्स हमारे भोजन को और ऑक्सीजन को उसके रास्ते के अनुसार पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे लैरिक्स। लैरिक्स का मतलब स्वर यंत्र, यहाँ पे मैंने लिख दिया है लैरिक्स, ठीक है, स्वर यंत्र होता है। लैरिक्स का मतलब क्या, स्वर यंत्र। स्वर यंत्र हमारे कहाँ, हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे मेरा स्वर यंत्र है, क्या है, मेरा स्वर यंत्र है, यानी यहीं से मेरा आवाज़ निकलता है, यानी साउंड बॉक्स है, ठीक है। जिस प्रकार रेडियो का और डेक का डीजे बजा के डांस करते हैं, उसमें साउंड बॉक्स जो साउंड लगा रहता है, बॉक्स लगा रहता है, उसके अंदर स्पीकर लगा रहता है, नहीं, ठीक है। ये भी मेरा स्पीकर है, क्या है, ये साउंड बॉक्स का क्या है, ये अंदर क्या है, स्पीकर लगा हुआ है ये, ठीक है। तो ये लैरिक्स है जिसको स्वर यंत्र बोलते हैं, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आता है क्या, ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया देखेंगे, ट्रैकिया यही है, ट्रैकिया देखेंगे, ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये वाला पाइप जैसा नली है, ये लंबी, ये ट्रैकिया है, ठीक है। क्या है, ट्रैकिया, जिसको बोलते हैं ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हवा नलिका, हवा नलिका, जिसको हवा नलिका बोलते हैं। जिससे हवा होता है, यानी ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक जाता है, यानी ट्रैकिया का मतलब क्या होता है, हवा नलिका, ठीक है। तो ट्रैकिया का क्या काम है, इसमें हवा होते हुए, इसे होते हुए, यहाँ से ब्रोंकाई से होते हुए कहाँ पहुँचता है, लंग्स तक पहुँचता है। इसके बाद आगे आएंगे तो सबके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। कि ट्रैकिया में देखते हैं कि ये गोल संरचना पाया जाता है, ये वाला गोल संरचना सब पाया जा रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, यानी गोल संरचना पाया जाता है, ठीक है। ये गोल संरचना क्या है, ठीक है। तो ये गोल संरचना का नाम है रिंग ऑफ कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज। जैसे कार्टिलेज क्या है, रिंग का मतलब होता है गोलाकार, कार्टिलेज है। जैसे देखते हैं हमारे नाक में, नाकवा में जो है ना, नाकवा में, ये नाकवा मेरा ऐसा कर रहा है तो हिल रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत कोमल हड्डी है, बहुत कोमल हड्डी है, जो ऐसे करने पर हिलता है, बहुत मुलायम होता है। कान का भी हड्डी क्या होता है, बहुत कोमल होता है, ठीक है। तो इसका भी हड्डी क्या होता है, इसका भी हड्डी क्या होता है, कोमल होता है। लेकिन ये ऐसे कान दाबेंगे और फिर खड़ी आ जाएगा, नाक ऐसे करेंगे फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है, जो इसको पचकने से बचाता है, जो क्या करता है, इसको पचकने से बचाता है। नहीं तो ये पचक जाए, हम सांस खींच रहे, जाइए नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद राम नाम सत्य होना ही है। तो रिंग ऑफ कार्टिलेज ये क्या है, रिंग ऑफ कार्टिलेज का मतलब क्या है, ये एक प्रकार का हड्डी है जो ट्रैकिया को आपस में मिलने से रोकता है। क्या है, रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या है, रिंग ऑफ कार्टिलेज ट्रैकिया के चपटा होने से बचाने वाला क्या है, एक सिस्टम है, ठीक।
अब देखेंगे जस्ट इसके बाद, अब इसके बाद क्या जाता है, इसके बाद यहाँ पे या के कितने भाग में बटा है, इसके बाद या के 2 भाग में बटा है, एक भाग इधर एक भाग इधर, ठीक है। ये आके इधर से आया, इधर से आके एक भाग इधर चला गया और एक भाग इधर चला गया, ठीक। 2 भाग में ये बट गया, ठीक है। 2 भाग में बट के कहाँ चला जा रहा है, हमारे लंग्स में चला जा रहा है, ठीक है। तो हमारे लंग्स में ये चला गया। तो यहाँ पर भी देखेंगे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज यहाँ पर भी है, यहाँ भी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, यहाँ भी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, क्योंकि इसको भी नहीं पचकना है। ई पचक गया तब तो गड़बड़ है, क्योंकि हाई पचक जाएगा तो यहाँ तक अइबो नहीं करेगा, हाई पचक जाएगा तो यहीं से होकर क्या होगा, इसके बाद अंदर ही नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पर भी क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो अब इस नली का नाम है, इस नली का नाम क्या है, ट्रैकिया है, ठीक। इस नली का नाम क्या है, ट्रैकिया। और जो अलग अलग ये नली आके 2 हिस्सों में बट गया है उसका नाम है ब्रोंकाई। इसका नाम क्या है, ब्रोंकाई। यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है, ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई का हिंदी क्या होता है, श्वसनी होता है। ब्रोंकाई का हिंदी क्या होगा, श्वसनी। इसको लिख लेंगे, इसको बैक करके सुन लेंगे, श्वसनी, आधा श व दंश न दीर्घनी। इसका हिंदी होगा ब्रोंकाई का श्वसनी। तो ब्रोंकाई कौन है देखेंगे, ब्रोंकाई यानी ट्रैकिया का 2 भाग में जो बटा हुआ हिस्सा है, जो फेफड़े के अंदर गया हुआ है, उसी को ब्रोंकाई के नाम से जाना जाता है, ब्रोंकाई, ठीक है। अब देखते हैं ब्रोंकाई यहाँ से यहाँ तक आया। अब ब्रोंकाई के अंदर से भी देख रहे हैं कि यहाँ पे ये निकला हुआ है। ब्रोंकाई के अंदर से ये ऐसा बहुत निकला रहता है। ये क्या होता है, ऐसे बहुत निकला रहता है। इसका नाम क्या है, अब देखते हैं। ये वाला नलिया है ना, हाई वाला नलिया, ये वाला नलिया, ये नलिया, जितना नली दिखाई दे रहा है, ये वाला नलिया, इसका नाम है ब्रोंकियोल्स है। इसका नाम क्या है, ब्रोंकियोल्स। ये ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ये वाला नली, ये वाला क्या है, ये और ये वाला नली, ये वाला नली। यानी ब्रोंकाई से जो अलग अलग हिस्सा में डाली निकला है वो क्या है, ये मेरा ब्रोंकियोल्स है। ब्रोंकियोल्स का हिंदी क्या होता है, ब्रोंकियोल्स का हिंदी होता है श्वासनिका होता है, श्वासनिका। ये श्वास नलिका, ट्रैकिया का मतलब श्वास नलिका, ब्रोंकाई का मतलब श्वसनी, ब्रोंकियोल्स का मतलब श्वासनिका। हिंदी तो अलग नाम है, हिंदी तो समझ में भी नहीं आएगा हिंदी क्या होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रयास करेंगे, हिंदी ही पढ़ेंगे। तो ब्रोंकियोल्स का मतलब श्वसनिका, ठीक। अब इस श्वसनिका के ऊपर देख रहे हैं एक फूल जैसा संरचना बना हुआ, गोला फूल जैसा संरचना बना हुआ है। हालांकि ये 3 गो नहीं होता, 6 गो नहीं होता, ये बहुत के संख्या में होता है, ठीक है। ये सब फूल जैसा संरचना होता है। जिसका फूल जैसा संरचना होता है ना, इसका नाम है एल्वेओली। इसका नाम क्या है, ये एल्वेओली है। क्या है ये, एल्वेओली। एल्वेओली का मतलब क्या होता है, वायु कोष्ठक। एल्वेओली का मतलब वायु कोष्ठक। इसमें वायु भरे होते हैं, वायु, ठीक है, यानी एयर, हवा भरे होते हैं, ठीक है। ये एल्वेओली का मतलब वायु कोष्ठक। लिख लेंगे सब, बैक कर करके हिंदी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पढ़ेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ेंगे, ठीक रहेगा, ठीक है। उसके बाद वायु कोष्ठक में क्या रहता है, एल्वेओली में हवा भरा रहता है इसमें, ठीक है। और ये एल्वेओली क्या करता है, एल्वेओली में क्या होता है, हीमोग्लोबिन रहता है, याद रखेंगे, ठीक है। ये एल्वेओली में क्या मौजूद रहता है, हीमोग्लोबिन लेता है। जब हम सांस लेते हैं अपने लंग से तो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, हमारे फेफड़ा तक जाता है। फेफड़ा के सबसे पहले हम ऑक्सीजन लेते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ जाता है, हमारे नाक से होते हुए ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई से होते हुए ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल से होते हुए एल्वेओली तक चला जाता है। एल्वेओली में क्या बैठा रहता है, एल्वेओली में क्या बैठा रहता है, अभी बताएं। एल्वेओली में हीमोग्लोबिन बैठा रहता है। हीमोग्लोबिन एकदम पूरा नज़र गड़ा कर बैठता रहता है कि ऑक्सीजन कब आएगा। ऑक्सीजन जैसे आएगा एल्वेओली में, क्या करेगा, एल्वेओली में ऑक्सीजन आएगा तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा, उसको क्या करेगा, पकड़ लेगा और कहेगा चलो अब मेरे साथ चलो, तुम्हारा बहुत ज़रूरी काम है, ठीक है। पकड़ के इसको लेके एक एक कोशिकाओं तक ले जाएगा। एल्वेओली में जो
हीमोग्लोबिन बैठा है वो ऑक्सीजन का वाहक है। याद रखेंगे हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है 3 प्रकार का होता है, एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है, एक प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे बॉडी का खून क्या होता है, ब्लड क्या होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है, यानी ऑक्सीजन को ढोने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। इसलिए हीमोग्लोबिन कितना जरूरी है बॉडी का, ठीक है। लेकिन देखेंगे तो वो टिड्डा में, कीट पतंग में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, उसमें उसका खून उजला होता है, उसका मुँह के देखेंगे ना तो उसका खूनुआ उजला होता है। लेकिन अब कहेंगे हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता तो ऑक्सीजन को कौन ढोता है, तो उसमें क्या होता है, लंग्स नहीं होते, सीधे ट्रैकिया से वो श्वसन का कार्य कर लेते हैं। तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसी में सब पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो एल्ब्यूली में क्या बैठा रहता है, मौजूद रहता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मौजूद रहता है, जैसे ऑक्सीजन हम लिए, ऑक्सीजन यहाँ पे आया, ऑक्सीजन अब हीमोग्लोबिन क्या करेगा, लेके चल देगा, कहाँ लेके जाएगा, हमारे एक एक कोशिकाओं तक लेके चल देगा, ठीक है। हमारे एक एक कोशिकाओं तक ब्लड में होते हुए ऑक्सीजन का होगा, ब्लड में मिलेगा और एक एक कोशिका तक का हो जाएगा, चल जाएगा। और कोशिका उस ऑक्सीजन का क्या करेंगे, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। और वहीं पर रहता है हमारे कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, जो पावर हाउस है हमारे बॉडी का, हमारे बॉडी का पावर हाउस क्या है, बॉडी में क्या होता है, कोशिका मैंने बॉडी का सबसे छोटी इकाई कोशिका। कोशिका में क्या होता है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया बता लो, कोशिका तुमको कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका द्रव होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके बाद केंद्रक होता है। केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक के अंदर देखेंगे तो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में क्या होता है, उसको खींचेंगे तो तुमको डीएनए मिल जाएगा, डीएनए से क्या मिला, जीन मिल जाएगा। तो ये तो आनुवांशिकता में हम घुस गए फिर, ठीक है। तो उसको आगे पढ़ा देंगे, अगला चैप्टर रहेगा तो पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा, इसलिए खूब ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो एक एक कोशिका तक यहाँ पे एक एक कोशिका तक हीमोग्लोबिन का किया, ब्लड के साथ भेज दिया। और कोशिका उसको क्या किए, कोशिका उसको कोशिकीय ईंधन के रूप में उसका इस्तेमाल किए। माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस के रूप में हमारे कोशिका में मौजूद है, ठीक है। तो कुछ कोशिका के रूप में, कुछ ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करते हैं और कुछ एटीपी के रूप में क्या करते हैं, संचित कर लेते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ेगा तो कहाँ से आएगा, इसलिए क्या करता है, कुछ एटीपी, एडिनो ट्राई फॉस्फेट के रूप में वो कुछ ऊर्जा को क्या करते हैं, संचित करके रखते हैं, यानी स्टोर करके रखते हैं कि जरूरत पड़ेगा तो मांगने जाएगा, दूसरा देगा। इसलिए ये देखेंगे एल्ब्यूली का कितना बड़ा काम है। तो कोशिका अब उस ऑक्सीजन का किया, ग्रहण किया और ऑक्सीकरण के कोशिकीय ईंधन बना लिया, अपना तो काम चला लिया। अब उसमें से क्या बचा, जब यूज कर लिया तब बचा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बचा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बचा। कार्बन डाइऑक्साइड बच गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, अब ब्लड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ होते हुए क्या होगा, हमारे फेफड़ा तक आएगा। अब फेफड़ा वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, फिर बाहर निकाल देगा कि तुम बाहर भागो, तुम्हारा कोई काम नहीं है। फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर हीमोग्लोबिन एल्ब्यूली में बैठा हुआ है, ठीक है, उसको फिर ढो के ले जाएगा, कोशिका तक ले जाएगा, ठीक है। ये काम इसका निरंतर चलता रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है लगातार होते रहता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम वयस्क हैं, हमारे अंदर 1 मिनट में 15 से 18 बार हम क्या करते हैं, सांस ले लेते हैं। हम 1 मिनट में कितना बार सांस ले लेते हैं, 15 to 18 टाइम्स, ठीक है, याद रहेगा। और जब हम सो जाते हैं तो हमारे सांस लेने की जो अवधि होता है वो कम हो जाता है। देखते हैं कि सांस जब कोई सो जाता है तो लंबा लंबा सांस लेता है, खर्राटा खींचता है, नींदो नहीं पड़ता है, ठीक है, इतना लंबा लंबा सांस लेता है। तो सो जाने के बाद लंबा सांस, तो जब सो जाते हैं तो मुश्किल से हमको लगता है हार्डली 14 से 15 बार लेता होगा, ठीक है, 14 से 15 इसको मान लेंगे, ठीक है। और जो बच्चा होता है ना, उसमें सांस लेने की क्षमता जो होता है, सांस बहुत जल्दी जल्दी मेनी टाइम्स लेता है, ठीक है। उसमें मैंने 24 से 25 बार का आंकड़ा दिया गया है। कि बच्चा का हार्ट क्या होता है, बच्चा का लंग्स क्या होता है, छोटा होता है, वो जल्दी जल्दी ले लेता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम जब सोए रहते हैं तो हमारा क्या होता है, श्वसन प्रक्रिया क्या होता है, धीमा होता है, यानी 15 बार धीरे धीरे, ठीक है, ऐसे लेते हैं, यानी धीरे धीरे लेते हैं, यानी 1 मिनट में 15 बार लेते हैं। लेकिन जैसे जगेंगे और थोड़ा चलेंगे तो फिर क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। आँख मिचते हुए उठे, क्या हुआ, अब नॉर्मल हुआ। अब कितना बार लेंगे, अब लेंगे हम
15 to 18 टाइम्स, 15 से 18 बार। लेकिन आँख मिचते उठे और देखे उधर से कुत्ता दौड़े आ रहा है, बहुत कटा है, ठीक है, उसके बाद लगे हम भागने, तो हमारा 15 से 18 बार रहेगा। अब तो बढ़ जाएगा, हार्ट बीट अलगे बढ़ेगा, श्वसन प्रक्रिया अलगे बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। हम दौड़ लेंगे फील्ड में जाके तो उसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ ऐसे कार्य होता है जिसको करने से, जैसे तेज़ में टहल लेना, तेज़ में दौड़ जाना, ठीक है, हाई जंप करना, लॉन्ग जंप करना, इसमें क्या होता है, हमारा हमारा जो होता है श्वसन का होता है, श्वसन का जो टाइमिंग होता है 1 मिनट में थोड़ा अधिक हो जाता है। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रहता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो अब एलबीडी के काम जान गए, एलबीडी के कितना बड़ा काम है। और ये जो होता है, ये मेरा हार्ट है, हार्ट के बाद मेरा लंग्स है, क्या है ये, लंग्स, सॉरी हार्ट बोला गया है, ये लंग्स है। लंग्स में जो होता है ना, लंग्स यानी मेरा जो फेफड़ा है, इसमें दोहरा झिल्ली होता है। कितना, एक हरा नहीं, दोहरा। तो दोहरा झिल्ली होता है जिसका नाम क्या है, प्लूरा मेम्ब्रेन, यानी प्लूरा मेम्ब्रेन। ये दोहरी झिल्ली का नाम क्या है, प्लूरा मेम्ब्रेन, याद रहेगा ना, क्या, प्लूरा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये दोहरी झिल्ली है। उसके बाद मेरा देखेंगे, ये मेरा डायफ्राम है, इसको मिटका देते हैं। ये डायफ्राम है, डायफ्राम का बहुत बड़ा काम है, डायफ्राम का बहुत बड़ा काम है। अगर देखेंगे, हम सांस ले लेते हैं अपने फेफड़ा से, सांस लंग से ले लेते हैं, खींच लेते हैं, सांस लेते हैं तो क्या होता है, सांस लेते हैं तो हमारा जो होता है रिब केज होता है, रिब केज, यहाँ पे रिब केज का मतलब पिजड़ा जैसा, यहाँ पे रिब केज, इधर हमारे रिब केज कितना होता है, हमारे तरफ बाएं तरफ दाएं तरफ मिलाया कितना, 24 रिब केज होता है। इधर जो होता है रिब मैंने पॉसली, इधर 12 गो होता है, लेफ्ट साइड में 12 गो, राइट साइड में 12 गो, कुल मिलाया कितना, 24 गो। और रिब केज में क्या होता है, रिब केज एक क्या होता है, पिंजड़ा होता है, जिसके अंदर हमारा हार्ट रहता है, जिसके अंदर हमारा दिल रहता है, जिसके अंदर हमारा क्या रहता है, और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जो और जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है तो वो तो नीचे रहते हैं, और किडनी भी नीचे रहता है। लेकिन मुख्य रूप से हार्ट और लंग्स, मैंने यहाँ पर रिब केज जो है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सुरक्षित रहता है, पिजड़ा के अंदर बहुत मजबूत रिब केज होता है। यहाँ पर देखेंगे ना, पूरा अगर गिनेंगे तो यहाँ पे कुछ कम गिनाएगा, लेकिन अगर उसको क्या करेंगे, एक सरा देखेंगे तो उसमें स्पष्ट समझ में आ जाएगा। उसमें 12 गो लेफ्ट साइड रहता है और 12 गो राइट साइड रहता है, यानी कुल मिला के 24। जब हम सांस लेते हैं ना, लेकिन ये थोड़ा एडजस्टेबल होता है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारा बॉडी क्या होता है, फूल जाता है। बॉडी क्या होता है, बॉडी फूल जाता है, इसका मतलब क्या, मेरा रिब केज थोड़ा होता है ना, रिब केज थोड़ा सा फैल जाता है, यानी हवा जब फेफड़ा में जाएगा तो फेफड़ा क्या होगा, फेफड़ा थोड़ा सा फूलेगा, स्वेलिंग होगा। और हमारा जब फेफड़ा स्वेलिंग होगा तो हमारा रिब केज भी क्या होगा, रिब केज भी हल्का क्या होगा, फैल जाएगा, ठीक है। इसलिए सेना में बहाली होता है तो अपना जो चेस्ट जो मेजरमेंट होता है, तो वहाँ के स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ पे सांस लेके और रिब केज क्या करता है, फुला लेता है, थोड़ा सा मेंटेन कर लेता है। लेकिन अब नहीं चलता, अब पूरा मशीन लग जाता है, पूरा मशीन से हाइट नापा जाता है, मशीन से सब नापा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तो रिब केज कितना, 24, 12 लेफ्ट और 12 राइट। और एक डायफ्राम होता है नीचे, यानी दोनों लंग्स होता है, उसके जस्ट नीचे का होता है डायफ्राम होता है। डायफ्राम का क्या काम है देखते हैं। डायफ्राम का भी हमारे बॉडी में बहुत बड़ा काम है, ठीक है। डायफ्राम जो होता है दोनों लंग्स के नीचे होता है, और जब हम सांस लेते हैं तो हमारा फेफड़ा क्या होता है, फूलता है। जब हमारा फेफड़ा फूलता है तो ये डायफ्राम होता है ना, वो क्या होता है, ये नीचे आ जाता है, क्या होता है, ये नीचे। जब सांस लेंगे तो क्या होगा, ये फूलेगा, सांस लेंगे तो क्या होगा, मेरा फेफड़ा क्या होगा, फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा डायफ्राम कहाँ चल जाएगा, नीचे खिसक जाएगा, मेरा डायफ्राम कहाँ होगा, नीचे खिसक जाएगा, नीचे खिसक जाएगा। और क्या होगा, जो इसका अवस्था है उससे क्या होगा, पचक जाएगा, मतलब थोड़ा सा कम हो जाएगा। जितना ये मोटा है ना, जब दबेगा ना तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पचक जाएगा। तो सांस लेते हैं तो फेफड़ा फूलता है, डायफ्राम का होता है हल्का पचकता है और नीचे जाता है, याद रहेगा। श्वास लेंगे तो हमारा डायफ्राम का होगा, नीचे जाएगा और हल्का पचक जाएगा, ठीक है। और जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ते हैं ना, तो
हमारा जो ये डायफ्राम है, डायफ्राम ये नीचे से धक्का देता है। ये डायफ्राम का होता है, नीचे से धक्का देता है किसको? ये दोनों लंग्स को धक्का देता है। धक्का देता है और धक्का करके यहाँ पे जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है, ये धक्का ऐसा देगा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आकर सीधे क्या होगा, ये नाक द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो डायफ्राम, तो हम अगर ये डायफ्राम किसी के टूट जाए, अगर किसी का टूट जाता है तो फिर वो जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अब धक्के नहीं देने वाला है। धक्का नहीं देने वाला तो वो जिएगा, धक्के नहीं देगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, सब उसी में भरा रहेगा, बाद में मरिए जाएगा, तुरंते मर जाएगा। ठीक है, इसलिए डायफ्राम भी हमारे लंग्स का क्या है, हमारे लंग्स के जस्ट नीचे का एक बहुत ही अहम भाग होता है। ठीक है, जो हमें क्या करता है, नीचे से जस्ट धक्का देके कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, निकालने का काम करता है। यानी हमारे फेफड़ा में उतना ताकत नहीं है जो इसको क्या करे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर धक्का देके निकाल दे। धक्का कौन देता है, डायफ्राम। धक्का कौन देगा, डायफ्राम। ठीक है, आज जब जैसे सांस लेते हैं तो फेफड़ा फूलता है, डायफ्राम कहाँ होता है, नीचे जाता है और हल्का क्या होता है, अपने ओरिजिनल शेप से थोड़ा कम हो जाता है, यानी पचक जाता है। और जैसे सांस हम छोड़ेंगे तो डायफ्राम क्या करेगा, इसको धक्का देगा। धक्का देगा तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा हो जाएगा, फिर अपना निश्चित अवस्था में आ जाएगा, थोड़ा फूल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करता है। इसलिए समझ लेंगे डायफ्राम का कितना बड़ा काम होता है। इसलिए यही बात याद रखेंगे कि जो फेफड़ा होता है, लंग्स होता है, उसमें इतना ताकत नहीं होता कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दे। ताकत देने वाला कौन होता है, डायफ्राम। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसको समझा दिया गया, ये समझा दिया गया। अब एक बार इसको फीडबैक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहाँ पे क्या है, नासिका छिद्र है, नासिका छिद्र, नासिका द्वार, उसके बाद मेरा क्या है, लैरिक्स है, उसके बाद क्या है, ट्रेकिया है। ट्रेकिया के नीचे क्या है, ट्रेकिया के नीचे यहाँ पर देखते हैं, ट्रेकिया के नीचे जो दो भाग में जो बटा होता है, ट्रेकिया के निचला जो पार्ट होता है वो दो भाग में बटा। ट्रेकिया इसे होता है, इसका ये भाग निकला है, यहाँ पे ये भाग निकला है, यहाँ पे ये भाग निकला है। तो ट्रेकिया के दो भाग का ब्रोंकाई बोलते हैं। ट्रेकिया के दो भाग को क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ट्रेकिया के दो भाग को ब्रोंकाई। ठीक, ब्रोंकाई भी अलग अलग क्या होता है, डाली में बटा होता है। ब्रोंकाई से क्या होता है, अलग अलग डालियाँ निकली होती है। तो ब्रोंकाई से अलग अलग डालियाँ जो निकली रहती है उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के ऊपर एक फूल जैसा संरचना होता है, यहाँ पे फूल जैसा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एल्वियोली। एल्वियोली क्या बोलते हैं, एल्वियोली। एल्वियोली के क्या काम है मैंने बता दिया। एल्वियोली में हीमोग्लोबिन बैठा रहता है जो ऑक्सीजन क्या करता है, ढोके कोशिका तक पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, नहीं तो कोशिका मर जाएगा, ढोएगा नहीं तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम बता दें रिंग ऑफ कार्टिलेज का काम होता है। रिंग ऑफ कार्टिलेज हमारे जो होता है ट्रेकिया है उसको सटने नहीं देता है, दबने नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद प्लूरा मेम्ब्रेन क्या है, इसका दोहरी झिल्ली है जिसको बाहर से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और यहाँ पे डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम जब सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे चला जाता है, और जब सांस क्या करते हैं, सांस हम नहीं छोड़ते नहीं है, ये जब धक्का देता है तो हम सांस छोड़ते हैं। डायफ्राम, उसके बाद जब सांस छोड़ेंगे तो डायफ्राम क्या हो जाएगा, ऊपर। यहाँ पे जब ऑक्सीजन लेंगे, O2 लेंगे तो ये डायफ्राम क्या होगा, O2 लेंगे तो डायफ्राम क्या होगा, हाई डायफ्राम नीचे हो जाएगा। जब ऑक्सीजन लेंगे तो डायफ्राम कहाँ, नीचे। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो डायफ्राम क्या करेगा, धक्का देगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर। CO2, यानी CO2 जब निकालना होगा तो डायफ्राम धक्का देगा तो ऊपर जाएगा। ठीक है, और जब ऑक्सीजन लेंगे तो डायफ्राम क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा रिस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट भाग समाप्त होता है। इसको खूब ध्यान से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फिर जितना है इसको वीडियो को बैक कर करके सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।